डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत सरकार ने हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में मिलेट पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूर किए 250 करोड़। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे उच्च गुणवत्ता वाले बीज। बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने विशेष बागवानी फसल योजना के तहत 7 जिलों में सेब की खेती के लिए शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। बिहार के किसानों ने भी गर्म जलवायु में सेब उगाने में प्राप्त की सफलता। डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है बैंक ऋण एवं अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना मकसद। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटौल कस्बे में आए तेज तूफान ने आम के बागानों में मचाई भारी तबाही। बागान मालिकों और ठेकेदारों को भारी नुकसान। आम का उत्पादन और बाजार दोनों के प्रभावित होने का डर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, भारत सरकार ने तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में मिलेट पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 250 करोड़ मंजूर किए हैं। गौरतलब है कि ये पहल प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना मिलेट का एक हिस्सा है, जो स्वस्थ भारत के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेट के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करती है। केंद्र सरकार का यह प्रयास वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान प्रयोगशालाओं, कौशल विकास केंद्रों और आउटरीच हब सहित विश्व स्तरीय सुविधाओं की स्थापना करके IIMR में जारी अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। वहीं मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तेलंगाना के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण, मूल्यवर्धित उत्पाद विपणन के लिए समर्थन और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों की ओर से इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। बेगूसराय जिले में सेब की खेती एक नई और प्रगतिशील पहल के रूप में उभर रही है। परंपरागत रूप से सेब की खेती ठंडे क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में की जाती थी, लेकिन अब बिहार के किसानों ने गर्म जलवायु में भी सेब उगाने में सफलता प्राप्त की है। बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने विशेष बागवानी फसल योजना के तहत 7 जिलों में सेब की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें बेगूसराय भी शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत बेगूसराय जिले के नाव कोठी प्रखंड के वृंदावन गांव निवासी किसान राजेश रंजन को 300 सेब के पौधे प्रदान किए गए। राजेश रंजन ने ये पौधे अपने बगीचे में 8 फरवरी 2022 को लगाए थे। अब 3 वर्ष बाद सभी पौधों में फल आना शुरू हो गया है, कहीं 3 किलो तो कहीं 1 किलो तक। अगले वर्ष प्रत्येक पौधे से लगभग 7 से 10 किलो सेब की उपज होने की उम्मीद है। राजेश रंजन को 2024 में हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें जैविक विधियों से बेहतर उत्पादन की तकनीकें सिखाई गई। सेब का खेती शुरू किए हैं। अक्सर हर जगह देखा जाता था कि ठंड प्रदेश में ही सेब की खेती होती थी, लेकिन एक बिहार सरकार का विशेष उद्यानिक योजना चला था। उसमें किसान को प्रोत्साहित किया गया जो आप गर्म प्रदेश में भी सेब की खेती कर सकते हैं।
तो हम लोग उसमें ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उसमें हमको सेब का पौधा मिला बिहार सरकार के तरफ से। और 8 फरवरी 2022 को हम सेब का पौधा अपने बगीचा में लगाए। 300 पौधा मेरे पास में है। लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन में खेती है सेब का। अब 3 साल के दरमियान में सेब में फल देना शुरू कर दिया है। किसी में 4 किलो है, किसी में 3 किलो है, किसी में 1 किलो है। अगले साल से हमको लगता है 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो पर पौधा देना शुरू करेगा। पायलट प्रोजेक्ट में हरमन 99 नामक सेब की किस्म का उपयोग किया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के किसान हरिमन शर्मा ने विकसित किया है। ये किस्म गर्म जलवायु में भी अच्छी उपज देती है और 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में फल उत्पन्न कर सकती है। बेगूसराय के किसान राजेश रंजन ने हरमन 99, अन्ना और डोरसन गोल्ड किस्मों की सेब की खेती में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बेगूसराय में सेब की खेती की ये पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि ये बिहार के कृषि क्षेत्र में नवाचार और विविधता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि आप भी सेब की खेती में रुचि रखते हैं तो बिहार सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण और सब्सिडी का लाभ उठाकर इस नई संभावना का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार से प्रेम कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बागपत के रटौल कस्बे में आए तेज तूफान ने आम के बागानों में भारी तबाही मचा दी है। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ों की डालियां टूट गईं और कच्चे आम जमीन पर गिर गए। इससे बागान मालिकों और ठेकेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तूफान के चलते टूटे आम अब मंडी से सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं, जिससे किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रही है। आम बागानों के मालिक ने बताया कि इस सीजन में अब तक 2 बार तेज तूफान आ चुका है, जिससे बागानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तूफान ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि भारी मात्रा में कच्चे आम टूटकर गिर गए हैं, जिससे मंडी में भाव गिर गया है और किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम की मार यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में आम का उत्पादन और बाजार दोनों प्रभावित होंगे। किसान शहजाद ने बताया कि 50% तक फसल खराब हो चुकी है और अभी फसल तैयार होने में 20 दिन का समय बाकी है। किसानों के अनुसार अगर ऐसे ही मौसम की मार पड़ती रही तो वो आम की बागानी से दूर बनाना शुरू कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण एवं अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत किसानों और युवाओं को गाय भैंस खरीद कर डेयरी व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत डेयरी की स्थापना के लिए 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से दी जाती है। शेष 25% राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में देनी होती है। योजना में 7 वर्षों तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति अनुदान का भी लाभ दिया जा सकता है। योजना हेतु पशुपालक के पास कम से कम 5 पशुओं के लिए 1 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर उसी के अनुपात में कृषि भूमि का निर्धारण किया जाता है। और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वस्थ मिट्टी का होना अति आवश्यक है। ऐसे में मिट्टी की सेहत सुधारने और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जिप्सम पर अनुदान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने, सल्फर की मात्रा बढ़ाने तथा क्षारीय एवं लवणीय भूमि सुधार हेतु कृषि योजना के अंतर्गत 75% अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करा रही है।
विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रेणियों के लाभार्थी किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम खरीद सकते हैं। जिप्सम एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसमें 23% कैल्शियम और 18.6% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है। साथ ही क्षारीय ऊसर भूमि के पीएच मान में संतुलन, मिट्टी की संरचना में सुधार के साथ साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की उपस्थिति से पौधों का विकास बेहतर होता है, जिससे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और वे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाती हैं। कैल्शियम और सल्फर धान के विकास और अच्छी उपज के लिए आवश्यक है, जिससे धान की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होता है और दाने अधिक मोटे और चमकदार हो जाते हैं। यानी जिप्सम एक महत्वपूर्ण खनिज है। खरीफ सीजन में अधिक लाभ के लिए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जमीन की प्रकृति के अनुसार फसल चुनने, उन्नत बीजों के समय पर व्यवस्था करने और जैविक खेती को अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेत की जुताई और हरित खाद का प्रयोग भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है और खेती को ज्यादा लाभदायक बनाता है। खरीफ की फसल खासकर धान की अच्छी पैदावार के लिए समय रहते खेत की तैयारी, उन्नत बीजों का चयन और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी विषय पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि कैसे गर्मी के इस दौर में खासकर लाभ उठाकर खेत की तैयारी की जा सकती है और किस प्रकार उर्वरक व बीजों का प्रबंध पहले से कर लेने से किसान समय पर नर्सरी की बुआई कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सनई ढेंचा जैसे हरित खाद के प्रयोग की भी सिफारिश की, जिससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम होगी और जमीन की उर्वरता बनी रहेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब गर्मी चरम पर होती है उस समय खेत की जुताई बेहद फायदेमंद होती है। जो किसान अब तक जुताई नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द ये कार्य पूर्ण कर लें। गर्मी में जुताई करने से खेत में मौजूद खरपतवार, कीट पतंगे और उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 सप्ताह पहले पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। राज्य में मानसून के आगमन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई थी। पिछले 2 दिनों में केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ये कम दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मानसून सिस्टम के संयोजन के कारण हो रहा है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिले में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और आगामी मानसून से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नालों की साफ सफाई भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की जलभराव की स्थिति से निपटा जा सके। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने दिल्ली में चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया। आगामी मानसून को लेकर के दिल्ली सरकार एक बार फिर से तैयार है और इस बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में किसी भी जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और उसके मद्देनज़र जगह जगह बड़े बड़े नालों की साफ सफाई की जा रही है। उसके अंदर मौजूद गार और जो भी कचरा है उसको निकाल करके वहाँ पर प्रॉपर फ्लो बनाया जा रहा है ताकि जल भराव की किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही साथ यमुना की साफ सफाई को लेकर के एक बड़ी
बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच। जब दिल्ली में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका पहला मकसद था कि यमुना को उसके पुराने अस्तित्व में लेकर के आना। और ये आप देखिए दूर दूर तक अभी भी काम जगह जगह इसी तरह से यमुना की साफ सफाई का चल रहा है और इसको एक मिशन मोड में किया जा रहा है कि 2025 तक इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, जो यहाँ से चलाए जा रहे हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ रियल टाइम यहाँ के पानी की मॉनिटरिंग की जाए, तमाम उन नालों की जांच की जाए, जिसके लिए डीपीसीसी को आदेश भी दिया गया है कि वो उन नालों की पहचान करे जिनके गंदे पानी से ये यमुना प्रदूषित होती है। यानी साफ साफ संदेश और साफ साफ यहाँ पर जो सरकार की मंशा वो दिखाई देती है कि किस तरह से वो काम कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस तरह से दिल्ली को अस्त व्यस्त रखा और जिस तरह से यमुना का जो प्रदूषण था वो सभी के सामने आया। यमुना में वो झाग भी देखे गए, यमुना की जो प्रदूषण की स्थिति थी वो भी देखी गई। साथ ही साथ अब उसको साफ करने के लिए मिशन मोड में केंद्र और राज्य की सरकार लगी हुई है। कैमरा मनोज के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में रिलायंस ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में अपना निवेश दोगुना करके 75,000 करोड़ तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के जरिए किसानों को समृद्ध बनाया जाएगा। वहीं उनकी कंपनी नॉर्थ ईस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी में प्लांट लगाएगी, हेल्थ केयर हब बनाएगी और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। मुकेश अंबानी ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में खीरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मई को खीरे का भाव 1750 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भी खीरे के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। यहां 22 मई को इसका भाव रहा 400 रुपए, जो कि 23 मई को भी 400 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 22 और 23 मई को खीरा बिना किसी उतार चढ़ाव के 1700 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान खीरे के भाव में रौनक दर्ज की गई। यहां 22 मई को इसका भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 23 मई को 1000 रुपए की बढ़त के बाद 2500 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ललितपुर मंडी में 23 मई को खीरे का भाव 40 रुपए उछलकर 1660 रुपए से 1700 रुपए हो गया। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मंडियों में आम की आवक शुक्रवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 22 मई को आम का भाव रहा 4000 रुपए, जो कि 23 मई को बिना किसी बदलाव के 4000 रुपए पर बना रहा। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान आम की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 22 मई को इसकी कीमत रही 3600 रुपए, जो कि 23 मई को 1000 रुपए की बढ़त के बाद 4600 रुपए हो गई। जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में 22 मई को आम का भाव रहा 3200 रुपए, जो कि 23 मई को 200 रुपए टूटकर 3000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आम का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 23 मई को यहां आम का भाव 500 रुपए उछलकर 4000 रुपए से 4500 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 22 मई को आम की खरीद 4600 रुपए पर हुई। 23 मई को यहां इसका भाव 20 रुपए लुढ़ककर 4580 रुपए पर आ गया। वहीं निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान उड़द और लोबिया जैसी दलहनी फसलों में सिंचाई करें, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दू और लौकी की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान करेला, खीरे और ककड़ी की तुड़ाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तरबूज और खरबूज की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मक्का की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी बनाए रखें। वहीं बिहार के किसान खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली और उड़द को सुखा लें। ओडिशा के किसान बारिश के पानी का इस्तेमाल फसलों की बुवाई में करें। ओडिशा में अभी के समय बाजरा, ज्वार और चारा फसलों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में देसी कपास की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुवाई भी करें। वहीं पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मक्का की बुवाई कर लें। उप पर्वतीय मैदानी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मध्य मैदानी क्षेत्र में नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के किसान अमेरिकी कपास की बुवाई कर लें। हरियाणा के किसान सुबह और शाम के समय गन्ने की फसल में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। बात करें दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र की तो यहाँ अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार की जा सकती है। सुबह और शाम के समय तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। प्राप्त सब्जियों को छाया में रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर। प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की।
संजय कुमार झा ने कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया। हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के एक के बाद एक झूठ पकड़े जा रहे हैं। सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा, भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत ने कहा, पाकिस्तान को लोगों की सुरक्षा पर बात करने का अधिकार नहीं। भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार साफ किया कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता। संयुक्त राष्ट्र में आर्या फॉर्मूला मीटिंग के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्था नैनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।